नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का ये हमारा 6वां वीडियो लेक्चर है और आज के इस क्लास में हम कृषि एवं संबद्ध सेवाएं इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के हर प्रतियोगी परीक्षा में कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आप जरूर देख लीजिएगा। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप CGPC प्री की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो कंप्लीट पैकेज हमारे पास अवेलेबल है। प्ले स्टोर में जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पैकेज में आपको वीडियो के साथ साथ PDF नोट्स मिलेगा, अपडेटेड क्लासेस मिलेगा। 1 साल तक अगर कोई चेंज भी होता है तो हर चेंजेस का आपको अपडेट मिलता है। जैसे हाल ही में भी नया बजट आया है, नया इकोनॉमिक सर्वे आया, तो जो ये तो क्लास रनिंग ही है, हर चीज़ का आपको अपडेट मिलेगा। जैसे कोई तहसील बनता है, जिला बनता है, तो हर चीज़ का आपको अपडेट मिलेगा जब तक ये पैकेज आपके पास रहेगा, ठीक है। और ये जो पैकेज है वो ऑफलाइन भी आप देख सकते हैं, मतलब वीडियो को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंडिया GS, छत्तीसगढ़ GS, एप्टीट्यूड रीजनिंग, साइंस, लैंग्वेज, हर सब्जेक्ट का डेमो अवेलेबल है। और हर क्लास जो है वो बाइलिंगुअल में है, मतलब हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। और कई सब्जेक्ट में तो अलग अलग ऑप्शन है कि हिंदी में अलग टीचर पढ़ा रहा है और इंग्लिश में अलग टीचर पढ़ा रहा है। तो आप डेमो देखिए और अगर आपको क्लास पसंद आए तो भी आप परचेस करिए। इस क्लास के फ़ायदे क्या हैं? आप कभी भी रात को 2 बजे देखो, सुबह 4 बजे उठ के देखो, अनलिमिटेड टाइम, जितने बार चाहो 24 घंटे देख सकते हो और एक वीडियो को जितने बार चाहे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई पूछताछ होगा, कोई पूछना होगा तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप मंडी निरीक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट पैकेज हमारे पास मिल जाएगा सिर्फ 2500 रुपये में, और टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा 365 रुपये में। टेस्ट सीरीज़ में आपको टोटल 1200 क्वेश्चन के साथ साथ 10 टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें 3 टेस्ट डेमो के लिए फ्री अवेलेबल है और 7 फुल लेंथ टेस्ट होगा। सिर्फ 365 रुपये में आपको मंडी निरीक्षक का टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में। तो आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए कि यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे फ्री मटेरियल भी मिलते हैं। और जो भी प्राइस मैंने आपको बताया, जैसे मंडी का 2500 बताया और CGPC प्री का प्राइस जो है अभी 6500 रुपये है, तो इस सब में 20% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलेगा। मतलब इसमें अगर आप 20% काटेंगे तो लगभग 5300 में आपको एक क्लास मिल जाएगा। 2500 का 20% डिस्काउंट आप मारेंगे तो 2000 के आसपास होता है। तो 20% जितने भी कोर्सेज है एप्लीकेशन में आपको छूट मिलेगा। इसका लाभ उठाने के लिए आप कैसे करेंगे? कोर्स को ओपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको एक कूपन कोड का सेक्शन दिखेगा, वहाँ पर नवरात्रि 20 नाम से कूपन दिखेगा, उसको सिर्फ क्लिक करके अप्लाई करना है। अब ये जो ऑफर है वो सिर्फ 20 अप्रैल तक है, ठीक है। 20 अप्रैल तक जितने भी कोर्सेस है उसमें 20% का छूट आप पा सकते हैं। तो चैत्र नवरात्रि अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर का लाभ आप जरूर लीजिएगा। और याद रखिएगा लास्ट डेट 20 तारीख है, तो आप 20% का लाभ इसको ले सकते हैं 20 तारीख तक। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। आज का जो टॉपिक है वो है कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, मतलब एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड जो भी सर्विस होते हैं। और इस क्लास में हम पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब भी देखेंगे, उद्यानिकी, फसल के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा की तरह हम मुख्य बिंदु पर पहले फोकस करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के PDF भी अगर आप पढ़ेंगे तो मुख्य बिंदु जो लिखे होते हैं सबसे पहले उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको मैं बार बार बोलूँगा, और कुछ चीज़ें हम सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ेंगे। आप दिमाग पे एकदम ज़्यादा जोर मत दीजिएगा कि इतना कठिन है या फिर याद कैसे होगा। जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं बार बार बोलूँगा कि ये इतना है और इसको याद रखना ही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फसल क्षेत्र की राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, मतलब फसल क्षेत्र की हम बात करें तो फसल क्षेत्र का भागीदारी स्थिर भाव में, जनरली स्थिर भाव में ही पूछा जाता है। और स्थिर भाव और प्रचलित भाव क्या है पहले क्लास में मैंने बता दिया था। तो फसल क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के GSDP में भागीदारी 23,97,597 लाख अनुमानित है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2019-20 में 15,64,039 कृषकों का बीमा कराया गया एवं 634 करोड़ का भुगतान किया गया। तो टोटल कितने कृषकों का बीमा कराया गया है? 15,64,039। तो आप 15.6 लाख इस तरह से थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। प्रदेश में वर्ष 2020-21 में हरेली के दिन 20/7/2020 को गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। तो हरेली के दिन गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। अब जब मैंने आपको पढ़ाया था योजना के बारे में तो गोधन न्याय योजना के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया था, आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। गौठान स्व सहायता समूह द्वारा 5,888 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन किया गया है, और ये जो है सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया।
1540 क्विंटल वर्मी खाद का विक्रय 8 रुपये प्रति किलो की दर से किया जा चुका है। ठीक है, तो एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये आंकड़ा याद रखना कि 5888 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन किया गया और इसमें से 1540 वर्मी कंपोस्ट खाद का विक्रय 8 रुपये किलो की दर से किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 2012 ग्राम पंचायत का चयन कर घर के पीछे बाड़ी का विकास किया जा रहा है। बाड़ी कार्यक्रम क्या है? घर के पीछे जो ज़मीन रहता है, अगर थोड़ा बहुत एरिया है तो वहाँ पे घरेलू साग सब्जी उगाना, ये बाड़ी कार्यक्रम है। ठीक है, तो घर से लगा हुआ जो छोटा एरिया रहता है, बाड़ी रहता है, खुला एरिया रहता है, वहाँ पे आपको सब्जी भाजी लगाने का जो कार्यक्रम है वो है बाड़ी कार्यक्रम। तो इसके तहत 2012 ग्राम का चयन किया गया। घुरवा कार्यक्रम के अंतर्गत 1916 ग्रामों का चयन किया। घुरवा कार्यक्रम क्या है? घुरवा कार्यक्रम ये है कि गांव में कोई भी जगह जहाँ पे हम कचरा फेंकते हैं तो वहाँ से कंपोस्ट खाद बनाया जाए। कई लोग पर्सनली भी अपना एक कचरा एक पर्टिकुलर जगह में फेंकते हैं गांव में, तो घुरवा उसको ग्रामीण भाषा में कह दिया जाता है। तो इस कार्यक्रम के तहत उस कचरे से कंपोस्ट खाद बनाना ही घुरवा कार्यक्रम है। तो इसके तहत 1916 ग्रामों का चयन किया गया है। प्रदेश में वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई के माध्यम से 20 मार्च तक 21.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। कितना हेक्टेयर से क्षेत्र सिंचित है? 21.21 लाख, 2 बार 21 है, आप याद रखिएगा, ये डेटा थोड़ा सा महत्वपूर्ण है ना। 21.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हैं। राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडी है एवं 118 उप मंडियाँ हैं। ये तो मैं कई बार पढ़ाया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना है। वर्ष 2020-21 तक 2.91 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में कुल जल क्षेत्र का 94.66%, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में जितना जल क्षेत्र है उसमें से 94.66 जल क्षेत्र मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है। मतलब इतना एरिया में मछली पालन किया जाता है, मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है, यहाँ पे मछली पालन संभव है। इस वर्ष मछली के उत्पादन में 10.08% की वृद्धि दर्ज हुई। इसके बारे में मैं आपको एकदम डिटेल से आगे बताऊंगा। अब शुरू करते हैं डिटेल से एक एक टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक है कृषि। कृषि से संबंधित टॉपिक को पहले हम खत्म करेंगे, उसके बाद उद्यानिकी, फिर पशुपालन, उसके बाद हम मत्स्य पालन, इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहला है कृषि। छत्तीसगढ़ की लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि पर ही आजीविका चलता है छत्तीसगढ़ के लोगों का। 80%, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, तो छत्तीसगढ़ की लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। प्रदेश के 37.46 लाख कृषक परिवारों में से 76% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। ठीक है, लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि होता है। अब ये सब आपको पता होगा, लघु एवं सीमांत श्रेणी क्या होता है। अगर नहीं पता तो आप डिटेल से आप पता कर सकते हैं गूगल में सर्च करके। आपको ये याद रखना है कि 76% जो है वो लघु एवं सीमांत श्रेणी, मतलब छोटे किसान, इस तरह से आप साधारण भाषा में समझे तो जितना किसान है उसमें से 76% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। राज्य के लगभग 36% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अब ये डेटा को आगे मैं और एग्जैक्ट बता दूंगा। कृषि के बारे में जो लिखा हुआ था यहाँ पे फर्स्ट पेज में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जलाशय एवं नहरों से 52%। अब जो भी सिंचाई सुविधा है वो उसमें सबसे ज़्यादा जलाशय एवं नहरों से सिंचाई होता है। अब ये जो डेटा है वो इम्पॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस संसाधन से किया जाता है, तो आपको याद रखना है जलाशय एवं नहरों से। आधे से ज़्यादा 52% जितना भी सिंचाई होता है, जैसे नलकूप से हो गया, आपका तालाबों से हो गया, तो नहरों से हो गया, कुओं से हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी संसाधन उसमें सबसे ज़्यादा जलाशय एवं नहरों से होता है 52%। नलकूप से उसके बाद सेकंड नंबर में 29%। और यहाँ की अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित है। अगर आप देखेंगे तो 36% क्षेत्र पर ही लगभग सिंचाई उपलब्ध है। और उसके अलावा जितने भी एरिया हैं वो कृषि एरिया है वो वर्षा पर आधारित है। अगर बारिश होगा तो ही फसल ठीक ठाक होगी, इस तरह से वर्षा पर निर्भर है। प्रदेश के 55% काष्ठ भूमि की जल धारण क्षमता कम होने के कारण बिना सिंचाई के दूसरी फसल लेना संभव नहीं। यहाँ की जो मिट्टी ऐसे है कि जल धारण क्षमता कम है, मतलब जल को सोखने की क्षमता, जल को एब्जॉर्ब करके रखने की क्षमता कम है, जिसके कारण डबल फसल लेना यहाँ पे संभव नहीं है। बिना सिंचाई की, सिंचाई करके आप डबल फसल ले सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश को सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन की श्रेणी में फरवरी 2020 को राष्ट्रीय कृषि कर्मण
प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये पूछा जा सकता है कब किया गया, फरवरी 2020। पुरस्कार का नाम क्या है, कृषि कर्मण। कर्मण का मतलब कर्म से आप जोड़ेंगे, कर्मण, है ना। तो आप याद रखेंगे सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन की श्रेणी में, किस श्रेणी में, एकदम अलग तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर पुरस्कार किस श्रेणी में मिला। ठीक है, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन की श्रेणी में मिला। पूछा जा सकता है कि कब मिला, फरवरी 2020 में मिला। इस पुरस्कार का क्या नाम है पूछा जा सकता है, तो कृषि कर्मण पुरस्कार आपको याद रखना है। कौन सा पुरस्कार मिला, प्रथम पुरस्कार मिला। कितने राशि, 5 करोड़ का राशि, है ना। तो ये एक लाइन में 4-5 क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन की श्रेणी में फरवरी 2020 को राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार 5 करोड़ राशि का मिला छत्तीसगढ़ को। अब थोड़ा सा हम योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते रहते हैं, है ना। शाकंभरी योजना पहला है। शाकंभरी योजना राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को, किसके लिए है ये, लघु सीमांत कृषकों के लिए है, सिंचाई कूप एवं पंप पर, है ना। तो आपको शाकंभरी से याद रखना है कि सिंचाई से संबंधित योजना है। स से शाकंभरी, स से सिंचाई, इस तरह से याद रख लीजिएगा। सिंचाई एवं कूप पर अनुदान के लिए ये योजना है। इसको जनरली पूछा जाता है हर बार कि शाकंभरी योजना किससे संबंधित है। शाकंभरी योजना सिंचाई से संबंधित है। नलकूप या पंप पर अनुदान दिया जाता है इस योजना से, है ना। तो आपको ये याद रखना है। अगला है सूक्ष्म सिंचाई योजना। सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंकलर पर अनुदान दिया जाता है। सभी वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को, सभी वर्ग का मतलब ये होता है कि ST SC भी हो, अगर जनरल भी हो या फिर OBC हो, सबको अगर वो लघु एवं सीमांत कृषक है तो इसका फ़ायदा मिलेगा। इसमें क्या होता है, स्प्रिंकलर पर 70% अनुदान मिलता है और 33%, इस 70% में से 33% केंद्र देता है और 37% राज्य देता है। केंद्र और राज्यांश भी पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो 70 में से 33 केंद्र और 37 राज्य, तो केंद्र राज्यांश याद रखेंगे। और अन्य किसानों को, ये तो छोटे किसान हो गए, बड़े किसानों को क्या लाभ मिलता है, तो बड़े किसानों को 50% अनुदान मिलता है। इसमें केंद्रांश 27% है और राज्यांश जो है वो 23% है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है वो स्प्रिंकलर पर सिंचाई, जो स्प्रिंकलर पे होता है उस पे अनुदान का योजना है। लघु सीमांत को 70% और सामान्य किसानों को 50%। फिर अगला है लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना। योजना अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा शासकीय भूमि में 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता के तालाब निर्माण किया जाता है। पूछा जा सकता है कि कितना हेक्टेयर या फिर कितनी क्षमता का तालाब बनाया जाता है इस पर्टिकुलर योजना के अंतर्गत। तो लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना के अंतर्गत 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता के तालाब निर्माण जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में फसल क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान महत्वपूर्ण रहा। इस तालिका से हम देखेंगे कि कितना योगदान रहा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था कि GSDP में फसल क्षेत्र का 23,97,597 था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2020-21 में ये अनुमानित है। प्रतिशत वृद्धि कितना अनुमानित है, 4.63। और प्रतिशत हिस्सेदारी की हम बात करें तो हिस्सेदारी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 10.63। GSDP में फसल क्षेत्र की हिस्सेदारी 10.63। ये आंकड़ा बहुत रेयर है कि पूछा जाए, लेकिन हिस्सेदारी ज़्यादातर पूछा जाता है, 10.63। और वृद्धि भी पूछ लिया जाता है, तो वृद्धि है 4.63। आगे बढ़ते हैं। अगला है आधार प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण। इसमें सिर्फ ये देखते हैं कि एक योजना है जहाँ पे 500 से लेकर 2500 तक अनुदान देने का प्रावधान है प्रमाणित बीज के लिए, ठीक है। एकदम ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में जैविक खेती हम बात करेंगे। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजना शुरू की गई थी। अब ये योजना कब शुरू की गई ऐसा पूछा जा सकता है। तो वर्ष 2014 में राज्य पोषित जैविक खेती मिशन शुरू किया गया। राज्य पोषित जैविक कृषि मिशन 2014 में। उसके 2 साल बाद 2016 में केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना। या अभी ये दोनों योजना है वो जैविक खेती से संबंधित योजना है। जैविक खेती क्या होता है, जैविक चीज़ों का उपयोग करके खेती, रासायनिक खाद का इसमें उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 5 जिलों को संपूर्ण जैविक तथा शेष 22, अब तो वैसे इकोनॉमिक्स में 22 लिखा हुआ है लेकिन अब 23 हो जाना चाहिए क्योंकि अब 28 जिला हो गए हैं ना। तो शेष जिलों के एक विकास खंड को पूर्ण जैविक
बनाने हेतु कार्यक्रम संचालित है। अब पूर्ण ये जो 5 जिला है वो पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा जिला जैविक जिला है, या निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो पूर्ण जैविक जिला नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कि पूर्ण जैविक जिले कौन कौन से हैं, गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। अब हर डेटा को आप मैपिंग करा करिए तभी याद होता है ना। तो आप देखेंगे नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा एकदम नीचे के चारों जिला याद रखेंगे, ठीक है। या बस्तर संभाग के आप 4 जिला याद रख लीजिएगा, और यहाँ पर रायपुर संभाग में सिर्फ एक गरियाबंद याद रखेंगे। तो ऐसे में आसानी से याद होता है, ठीक है। नारायणपुर, बीजापुर एकदम चिपका हुआ है, और सुकमा, दंतेवाड़ा एकदम चिपका हुआ है। चारों तो ऐसे चिपके हुए हैं, ये चारों आप एक साथ ऐसे याद रख लीजिएगा कि ये है ना। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, और इकलौता रायपुर साइड है आपका गरियाबंद। तो ये 5 जिले पूर्ण जैविक जिले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब राज्य के अपने कुछ जैविक ब्रांड है, इस जैविक ब्रांड का नाम आपको याद रखने की कोशिश करना है, और किस जिला से संबंधित वो ब्रांड है उसको भी आप याद रखेंगे। तो एक बार मैं आपको नाम पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद मैप में याद रखने की कोशिश आपको करवाऊँगा, है ना। पहला है चांगो राइस, ये बलरामपुर का ब्रांड है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बलरामपुर में चांगो राइस। तो जो चांगो ब्रांड है वो कौन से जिला का है आपको याद रखना है, बलरामपुर का। फिर है बांसा झाल राइस और महामाया, ये सरगुजा का है ना। सरगुजा में बांसा झाल और महामाया, बांसा झाल और महामाया, ये 2 ब्रांड आपको याद रखना है। फिर अगला है आपका मैकल्स नेचर, ये कबीरधाम। अब ये मैकल श्रेणी यहाँ पे ही पाया जाता है, तो इस तरह से मैकल्स आप याद रखेंगे कबीरधाम, ठीक है। कुछ चीज़ें को आप रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आगर जैव उत्पाद मुंगेली, है ना। आगर देख, अब यहीं पे अरपा नदी, अरपा नदी से आगर याद रख लेना, तो मुंगेली से आप याद रख लेना अरपा नदी, और मुंगेली का जो ब्रांड है वो आगर है। इस तरह से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। फिर अगला है रुद्र ऑर्गेनिक, जिला धमतरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप रुद्र ऑर्गेनिक याद रखेंगे। अब रुद्र से क्या देखें, धमतरी को पहले रुद्री, यहीं पे रुद्री डैम भी है ना। तो इससे आप याद रखेंगे रुद्री से रुद्र, तो रुद्र जो है कहाँ का है, धमतरी का है। फिर अगला है पंचतत्व कोंडागांव, कोंडागांव में आपको याद रखना है पंचतत्व। अब ये जो पंचतत्व है वो 2 जगह का ब्रांड है, एक दंतेवाड़ा का भी है और कोंडागांव का भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा पंचतत्व आध्यात्मिक नाम लग रहा है, और जो नीचे का जो इलाका वो पिछड़ा इलाका है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि कोंडागांव और दंतेवाड़ा ये पंचतत्व, और आदिम इलाका है, आदिवासी इलाका है, तो आदिम ब्रांड से आप याद रखेंगे दंतेवाड़ा, ठीक है। आदिम ब्रांड और पंचतत्व दंतेवाड़ा हो गया। बस अब कुछ कुछ तो एकदम सिंपल है, जैसे नाम में ही बस्तर है तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, है ना। केलो ब्रांड आप याद रखेंगे, यहाँ पे रायगढ़ में आप लिख लीजिएगा केलो ब्रांड, यहाँ पे केलो लिख लेना और रायगढ़ बना लेना। तो बहुत सिंपल है, रायगढ़ में केलो नदी पाया जाता है ना, तो केलो नदी से आप याद रखेंगे, केलो नदी रायगढ़ में ही बहती है, तो केलो नदी से रायगढ़, इस तरह से याद रखेंगे। उसी तरह शिवनाथ नदी दुर्ग में बहती है ना, तो दुर्ग का शिवनाथ नदी आपको याद रखेंगे, शिवनाथ से ही शिवनाथ ब्रांड हो जाएगा। रायपुर ऑर्गेनिक्स, तो ये तो रायपुर से ही नाम से आपको स्पष्ट है, बालोद से बालोद है, और जसपुर से जसपुर है ना। तो ये जो है बहुत आसान है, जो जो डिफ़िकल्ट था उसको मैंने बता दिया कि इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, भारत सरकार द्वारा 2015-16 से ये संचालित है। ये योजना कब से संचालित है, 2015-16 से संचालित है। इसका उद्देश्य वर्षा जल का संग्रहण या संचयन करके सिंचाई के स्रोतों का विकास करना। वर्षा के समय जो जल बर्बाद होता है उसका हम कैसे भी करके तालाब बनाएं, कोई पोखरा बनाएं, या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करें, कैसे भी संग्रहण करें और सिंचाई के स्रोत का विकास करें। यह है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो 2015-16 से संचालित है। फिर अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर फसल को अगर बारिश नहीं होता या फिर कीड़ों के कारण फसल में कुछ दिक्कत आ जाता है, तो कोई भी कारण हो फसल में अगर कुछ दिक्कत होता है तो उसको रिकवर करने के लिए फसल बीमा योजना संचालित है 2016 से। फसल की बीमा पर कृषकों को क्षतिपूर्ति दिलवाने के लिए ये योजना संचालित है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कब कब कितनी कितनी राशि दी गई है। तो 2019-20 का ये वाला डेटा तो एक बार पढ़ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता है, बस मैंने अटैच कर दिया कि रेयर केस में आजकल कुछ भी पूछ दिया जाता है, उस केस में अगर पूछ दिया जाए तो। आगे बढ़ते हैं। अगला है गोधन न्याय योजना। अब इस योजना के बारे में आप सब ने कई बार पढ़ा होगा,
है ना। मैंने अलग से भी योजना का जब क्लास पढ़ाया था तो इस योजना के बारे में पढ़ाया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही पढ़ते हैं। एक तो ये सुराजी गांव योजना का एक अभिन्न अंग है। सुराजी गांव योजना में आपको नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, ये इस सब का योजना को कंप्लीट हम सुराजी गांव योजना ही कहते हैं, तो इससे संबंधित है सुराजी गांव योजना, आप याद रखना। और प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में हरेली के दिन, मैंने आपको ये डेट भी बताया था कि 20 जून 2020 को गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये डेट थोड़ा सा याद रख लेना, हरेली के दिन 20/7/2020 को गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत सुराजी गांव में स्थापित गौठानों के माध्यम से गौठान समितियों द्वारा 2 रुपये प्रति किलो की दर से, कितने रुपए, 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाता है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो स्व सहायता समूहों के द्वारा 588 वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन किया जा चुका है। मुख्य बिंदु में मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, 588 क्विंटल वर्मी खाद का उत्पादन किया जा चुका है और इसमें से 1540 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद को किसानों को विक्रय किया जा चुका है 8 रुपये प्रति किलो की दर से। अब इसमें जो जो फैक्ट इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने अंडरलाइन करके आपको पढ़ाया हुआ है, आप इसको रिपीट करके बार बार देखिए। इकोनॉमिक्स सर्वे क्लास ऐसा है कि डेटा बहुत ज़्यादा होता है। वीडियो में आपको ऑप्शन मिलता है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स का, अनलिमिटेड व्यूज़ का, आप जितने बार चाहे देख सकते हो। और अगर आप इसको चाहो तो 2x मोड में देखो, दोगुना स्पीड से देखो, लेकिन बार बार देखो तभी याद होगा। फिर अगला जो टॉपिक है वो है कृषि विपणन। तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया था, कई बार पढ़ लिया है कि कृषि उपज मंडी की संख्या 69 है, उप मंडी की संख्या 118 है। मंडियों की आय 2020-21 में 20,920 लाख रुपए की आय हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 354 लाख रुपए कम है। तो 20,920 लाख रुपए की इनकम हुई है। राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये क्या चीज़ें हम देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार में ये एक योजना है जहां ऑनलाइन मंडियों और उप मंडियों का लेखा जोखा देखा जा सकता है और जो भी आय व्यय का विवरण किया जा सकता है। ये भारत सरकार का योजना है, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। भारत सरकार द्वारा देश के 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। अब इसमें से 585 में से छत्तीसगढ़ राज्य के 14 कृषि उपज मंडियों का चयन किया गया है। तो ये जो आंकड़ा है 14, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 585 में से राष्ट्रीय कृषि बाजार में जुड़ने के लिए 14 कृषि उपज मंडियों का चयन किया गया है। इन्हें 2 चरणों में कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा गया। पहले चरण में 5 को और दूसरे चरण में टोटल 9 को। तो पहले चरण में राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद और नवापारा, इन 5 को जोड़ा गया। यहाँ पे मैंने मैप भी बना दिया है, आप चाहो तो देख सकते हैं। द्वितीय चरण में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली, रायगढ़, टोटल 9 को जोड़ा गया। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो 14 मंडियों का चयन किया गया। दूसरा, घुमा के अगर पूछ दिया जाए तो पहले चरण में कितने को जोड़ा गया, दूसरे चरण में कितने को जोड़ा गया, ये पूछा जा सकता है। तो 5 और 9। अब एकदम रेयर के ऐसा भी हो गया कि एकदम टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो 14 में से आपको कोई पर्टिकुलर एक का नाम पूछ देगा कि बताइए निम्न में से इन 14 में से कौन सा ज़िला है, शामिल था या शामिल नहीं है। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कौन कौन सा ज़िला है। अब मैप में पढ़ लेना तो आसान हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। प्रदेश की 11 मंडियों में इसकी स्थापना की गई है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में क्या होता है, मिट्टी का परीक्षण किया जाता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसी है, उपजाऊ है कि नहीं है, और उस पर्टिकुलर मिट्टी पर कौन सा फसल लगाना सही रहेगा, इस तरीके का काम किया जाता है। तो प्रदेश की 11 मंडियों में इसकी स्थापना की गई है। अब ये 11 मंडी कौन कौन से, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, शक्ति, रायगढ़, रामानुजगंज, रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर। अब ये 11 के 11 के नाम को याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्रयोगशाला की मदद से मिट्टी का परीक्षण कर उसके उर्वरा शक्ति की जानकारी और फसल लगाने का सुझाव दिया जाता है। अब ये है मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट याद रख लेना कि 11 मंडियों में इसकी स्थापना की गई। अगला है एक मार्कनेट पोर्टल। 2006 से राज्य के मंडियों एवं उप मंडियों में संचालित है।
इसके माध्यम से दैनिक आवक, भाव आदि की जानकारी नियमित रूप से प्रेषित की जाती है। कुछ नहीं है, एक मार्कनेट क्या है, एक पोर्टल मतलब एक वेबसाइट है जहाँ पे मंडियों का आव भाव की जानकारी नियमित रूप से डाली जाती है, प्रेषित की जाती है। अगला है एग्री मंडी सॉफ्टवेयर। अब ये सब जो है कस्टमर के लिए या आम जनता के लिए घर बैठे सुचारू रूप से चीज़ों को आप देख सकें, समझ सकें, उसके लिए बनाया जाता है। एग्री मंडी सॉफ्टवेयर क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है। प्रदेश की कृषि मंडियों के दैनिक आवक एवं भाव एवं मासिक जानकारी इससे देखी जा सकती है। अगला है मंडी एंड्रॉयड मोबाइल ऐप। सेम चीज़ है, ये भी ये एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से कृषि उपज मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है गौ सेवा आयोग अनुदान। गौशालाओं एवं पशुओं की देखभाल हेतु गौ सेवा आयोग को मंडी बोर्ड के द्वारा अपनी आय का 20% की दर से अनुदान दिया जा रहा है। गौ सेवा आयोग को वर्तमान में 125.35 करोड़ का अनुदान दिया गया है। गौ सेवा आयोग क्या है, जो गौशालाओं या पशुओं को देखभाल करते हैं उनको गौ सेवा आयोग को मंडी द्वारा पैसा दिया जाता है, तो अपनी आय का 20% की दर से अनुदान दिया जाता है ना। तो ये रेट ही याद रख लेना बस, कितना अनुदान दिया जाता है, 20%, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण। किसानों और उपभोक्ताओं के मध्य सीधा संपर्क स्थापित किया जा सके, इसलिए ये योजना लाया गया। बिचौलियों तंत्र को समाप्त करने के लिए, किसानों को उसके उत्पाद का बिना किसी कटौती के उचित मूल्य दिलवाने के लिए ये लाया गया। यही उद्देश्य है। और 9 किसान उपभोक्ता उपमंडी अधिसूचित किया गया है। टोटल कितना, 9 किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण अधिसूचित किया गया है। तो बस इतना ही याद रखना, आगे बढ़ते हैं। अगला है भंडारण क्षमता। प्रदेश का भंडारण क्षमता कितना है। प्रदेश के मंडी उपमंडी में वर्तमान में कुल 360 नग गोदाम है। टोटल 360 नग गोदाम है, जिसकी क्षमता 2,47,550 मेगा टन है ना। तो ये आपको याद रखना है, 2,47,550, 2,47,550। अगला है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2020। अब अधिनियम जो भी कानून होता है, इसको हम अधिनियम कहते हैं, जो चेंजेस होता है वो पूछा जाता है। अधिनियम आपको याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब इस अधिनियम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कब ये प्रभावशील हुआ, 1 जून 2020 को, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में प्रकाशन हुआ। जब भी कोई अधिनियम प्रकाशित होता है तो जिस दिन प्रकाशित होता है, जिस डेट में, उसी डेट से वो प्रभावी हो जाता है। तो 1 जून 2020 को प्रभावशील हो गया। संशोधन के अनुसार छोटा व्यापारी एक दिन में अब 10 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल, कितना, एक दिन में 20 क्विंटल अधिसूचित कृषि उपज का स्टॉक रख सकता है, बफर कर सकता है, अपने पास रिजर्व रख सकता है। बहुत सिंपल है। एक तो 2020 में आया, अब 20 बस याद रख लेना लास्ट में, 2020 से 20, अब 20 के हिसाब से हम 20 क्विंटल स्टॉक रख सकते हैं इस योजना के हिसाब से, ठीक है। 1 जून 2020 को आया, एक दिन में, ये 1 महीने 1 साल का नहीं है, एक दिन में 20 क्विंटल अधिसूचित कृषि उपज का स्टॉक रख सकता है छोटा व्यापारी। अगला टॉपिक है उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी। उद्यानिकी के बारे में हम पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 134 उद्यान रोपणी एवं 2 सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र हैं। अब ये जो बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र है ये पूछा जा सकता है, 2 ही है, दोनों का नाम आप अच्छे से याद रखना, बाना रायपुर और राजपुर दुर्ग। तो आप क्या करेंगे, जो भी ऐसा कुछ डेटा आता है ना, तो हमेशा आप एक मैप बनाइए और यहाँ पर आप रायपुर बना लीजिए, यहाँ पे आप दुर्ग बना लीजिए और सीधा यहाँ पे लिखिए कि जो बाना रायपुर में है और दुर्ग राजपुर में है, ये सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र है। जैसा मैं आगे आपको कुछ मैप्स दिखाऊंगा और पहले भी पढ़ाया था मैप, उस तरह से आपको मैप बनाना है। तो 2 आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अगला है राज्य पोषित योजनाएं। पहला है फसल विकास कार्यक्रम। योजना के अंतर्गत कृषक द्वारा ऋण लेने पर आम, पपीता एवं केले के रोपण पर नाबार्ड के मापदंड के अनुसार 25% का अनुदान है इस योजना के तहत। फल विकास कार्यक्रम, फल विकास में नाम से स्पष्ट है, फल तो फल में खाने वाला ही फल आएगा। अब इस फल में 3 फल आपको स्पेशली याद रखना है, आम, पपीता और केले, है ना। इस पर 25% का अनुदान है इस योजना के तहत। जो कृषक ऋण नहीं लेता, अगर ऋण लेते हैं तो ऋण लेने पर
अनुदान है 25%। और अगर ऋण नहीं लेते तो जो कृषक ऋण नहीं लेना चाहता उन्हें फलोद्यान योजना के अंतर्गत, एक और योजना है फलोद्यान योजना के अंतर्गत, केवल आम पर, ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये आम है, आम पर 25% अनुदान नाबार्ड के मापदंडों पर दिया जाता है। अब यहाँ पर विभिन्न उद्यानिकी फसलों का उत्पादन दिया हुआ है। कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ दिया जाता है कि बताइए निम्न उद्यानिकी फसलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका हुआ, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो सब्जी का सबसे ज़्यादा दिख रहा है, 13 यहाँ पे आप देख सकते हैं टन में कितना है, प्रतिशत में कितना है ना, तो इतने हेक्टेयर में है ये, प्रति हेक्टेयर है उत्पादकता, और उत्पादन टन में है ना। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन आप देखेंगे तो इसी का है, सब्जी का। और सबसे कम भी आप देख सकते हैं, सबसे कम किसका है, तो औषधि एवं सुगंधित फसल का ही दिख रहा है यहाँ पे। तो याद रखना उद्यानिकी फसलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका हुआ है, सब्जी का। ठीक है, पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन घुमा के। तो ये टेबल में बस आप कंपेयर करके देख लेना कि सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, या फिर एक क्रम बना लेना कि ये सबसे ज़्यादा था, उसके नीचे ये था, उसके नीचे ये था। तो ये आप खुद से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है नदी कछार तटों पर लघु सब्जी समुदायों को प्रोत्साहन योजना। इस योजना में तो नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है, नाम से आपको याद हो जाएगा। ये योजना नदी कछार में खेती करने वाले बीपीएल जो गरीब किसान होते हैं एवं लघु सीमांत कृषकों के लिए ये योजना है। प्रति हितग्राही न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 0.4 हेक्टेयर क्षेत्र पर लाभ देने का अनुदान है। ठीक है, अगर आप इतने हेक्टेयर में क्षेत्र में ये इस चीज़ का काम करते हैं, मतलब नदी कछार में खेती करते हैं, तभी आपको लाभ मिलेगा। और मैक्सिमम लाभ कितना मिलता है, 0.40 हेक्टेयर के लिए अनुमानित लागत राशि 9,400 रुपये पर 50% अधिकतम 4,700 रुपये का अनुदान देने की पात्रता है ना। तो 50% आपको अनुदान मिलता है जो भी लागत राशि। अब इनके हिसाब से 0.40 हेक्टेयर की अनुमानित लागत है 9,400 रुपये, और 9,400 रुपये का 50% अधिकतम 4,700 रुपये अनुदान इस योजना के तहत मिलता है। फिर अगला है राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना। वर्ष 2013-14 में ड्रिप सिंचाई में अनुदान देने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिले में लागू है। कब से लागू है, 13-14 से लागू है। योजना में लघु एवं सीमांत किसानों को 70% अनुदान मिलता है, बड़े किसानों को 50% अनुदान देने का प्रावधान है। अब ये जनरली जितने भी सिंचाई योजना है सब में इसी तरीके से अनुदान है। लघु एवं सीमांत जहाँ पे आप देखेंगे याद रख लेंगे 70%, और बड़े किसान देखेंगे वहाँ पे 50% याद रख लेना। ठीक है, अगला है कम्युनिटी फेसिंग योजना। अब कम्युनिटी फेसिंग योजना में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, कम्युनिटी फेंसिंग योजना है ना, फेंसिंग ऐसे कुछ लिखा हुआ है। उद्यानिकी फसल को बढ़ावा देने के लिए 2016-17 में लागू हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। आपको अगर इसमें पूछा भी गया तो बस ये पूछा जा सकता है कि कम्युनिटी फेंसिंग योजना किससे संबंधित है, उद्यानिकी फसल से संबंधित है, कब लागू किया गया, 2016-17 में लागू किया गया, इससे ज़्यादा इसमें क्या पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सब्जी फसलों के विविधीकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। उद्यानिकी फसल को बढ़ावा देने के लिए 2017-18 से ये लागू है। योजना के अंतर्गत मिर्च, टमाटर, अरबी एवं फूल गोभी के 0.10 हेक्टेयर 0.10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 100% अनुदान दिया जाना प्रावधानित है। 100% अनुदान दिया जाता है। फिर अगला है एकीकृत बागवानी मिशन। उद्यानिकी फसलों के सर्वांगीण विकास एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये योजना संचालित है। एकीकृत बागवानी मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पूछा गया है। एकीकृत बागवानी मिशन किसके लिए है, इसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा सकता है। सर्वांगीण विकास के लिए है ना। सर्वांगीण मतलब आपका उद्यानिकी में सब कुछ आ जाएगा। उद्यानिकी फसलों के सर्वांगीण विकास एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये संचालित है। वर्ष 2020-21 के लिए 17,818 लाख रुपए स्वीकृत है इस योजना के तहत। बहुत सारी योजना भी पैसे स्वीकृत कराए जाते हैं, लेकिन सबका पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है बस मैं वो अब आपको बता रहा हूँ, एक बार पढ़ लेना। 17,818।
अब नर्सरी के प्रकार हम देखेंगे, और ये भी एकदम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ इन केस आया तो। हाईटेक नर्सरी क्या होता है, लघु नर्सरी क्या है, और अपग्रेडिंग नर्सरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों क्या क्या चीज़ है ये हम देखते हैं। हाईटेक में आप याद रखना एरिया 4 हेक्टेयर, ठीक है। लघु में आप याद रखना एरिया 1 हेक्टेयर। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हाईटेक रोपनी की स्थापना हेतु इकाई लागत 100 लाख रुपए प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्र में हाईटेक रोपनी पर 100% अनुदान है एवं निजी क्षेत्र में 40 लाख रुपए का अनुदान है। लघु नर्सरी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लघु रोपनी की स्थापना हेतु लागत 15 लाख रुपए प्रति यूनिट है ना। तो इसका लागत जो है 4 हेक्टेयर में 100 हो जाता है, इसका 1 हेक्टेयर में 15 लाख हो जाता है। इसमें भी सेम है, सार्वजनिक क्षेत्र में 100% अनुदान, इसमें लगभग 50% ही आप देख सकते हैं, तो 40 लाख, इसमें भी वही है 15 लाख का 50%, 7.5 लाख अनुदान है निजी में। अपग्रेडिंग क्या है, अपग्रेडिंग नर्सरी इंफ्रास्ट्रक्चर, लागत 10 लाख प्रति इकाई अनुमानित है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना डिटेल तो नहीं पूछा जाएगा। हाईटेक नर्सरी में याद रखेंगे एरिया 4 हेक्टेयर, लघु में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल। अगला टॉपिक है जल संसाधन। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 137.90 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 42% क्षेत्र वनाच्छादित है, वनों से घिरा हुआ है। प्रदेश में सतही जल की मात्रा 48,296 मिलियन घन मीटर, MCM जिसको हम कहते हैं, मिलियन क्यूबिक मीटर्स है, 48,296। केंद्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा 11,630 MCM है, मतलब मिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्तमान में भूगर्भीय जल का 44% उपयोग में लाया जा रहा है। तो ये डेटा आप याद रख लेना, थोड़ा सा याद रख लेना। अब ये सब तो कई बार पढ़े हैं, ये इम्पोर्टेंट है भी, है। भूजल की दृष्टि से प्रदेश के 146 विकास खंडों में से 182 विकासखंड सुरक्षित श्रेणी में, 22 विकासखंड आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में और 2 विकासखंड संकटपूर्ण श्रेणी में आकलित हैं। अब इसको आप कहीं और बुक से या फिर कोई और रिपोर्ट से पढ़ के ये मत बोलिए कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। हम इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, और मैं तो यही बोलूँगा कि इकोनॉमिक सर्वे में जो लिखा है वही आंकड़ा आप लीजिए, ताकि आप दावा आपत्ति भी कर सकें कि इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ लिखा हुआ है। ये बहुत सिंपल है। 122 लास्ट में 22 है, ठीक है, तो 22 से ही आप नीचे उतार दीजिएगा 22। अब इसके लास्ट में 2 है, इसको नीचे उतार दीजिए 2, तो 122 सुरक्षित श्रेणी में है ना, 122 सुरक्षित श्रेणी में, बचा 22, तो ये 22 जो है वो आंशिक संकटपूर्ण, मतलब संकट है लेकिन कम है, खतरा कम है। अब ये लास्ट का 2 है, इसमें खतरा जाता है। 2 विकासखंड संकटपूर्ण श्रेणी के लिए आकलित है। 21 दृष्टिकोण से संकटपूर्ण हम देख रहे हैं। भूजल की दृष्टि से, मतलब जो भूमि के अंदर जो जल है, भूजल, उसके दृष्टिकोण से 122 सुरक्षित है और 2 एकदम संकटपूर्ण श्रेणी में है। सृजित सिंचाई क्षमता जो है कितना है, पहले कितना था जब छत्तीसगढ़ बना, वर्तमान में कितना, ये हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं। राज्य गठन के समय, मतलब 1 नवंबर 2000 की हम बात कर रहे हैं। राज्य गठन के समय 3 वृहद 29 मध्यम एवं 1945 लघु सिंचाई योजना से कुल 13.28 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित थी। जब छत्तीसगढ़ बना 13.2 लाख हेक्टेयर एरिया पे ही सिंचाई क्षमता सृजित थी। वर्तमान में मार्च 2020 तक का डेटा दिया हुआ है, जिसमें 21.21 लाख, मुख्य बिंदु में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि 21.21 लाख हेक्टेयर सिंचित है अब छत्तीसगढ़ में। इस तरह से छत्तीसगढ़ जब बना तब 13 था, अभी 21.21 है। तो छत्तीसगढ़ बनने से लेकर अब तक कितना बढ़ा, कितना वृद्धि हुआ, ये पूछा जा सकता है। 7.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का विकास हुआ है जब राज्य बना तब से लेकर अब तक, है ना। वर्तमान में सिंचाई का प्रतिशत 38.26 हो गया है। आगामी वर्षों में राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का 75% अर्थात 43 लाख हेक्टेयर में से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सतही जल से सिंचाई करने का लक्ष्य है। जो अगला वर्ष आएगा, आगामी वर्ष में ये लक्ष्य है। अब ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बोए गए क्षेत्र में 70%, एक बार याद रख लीजिएगा, बोए गए क्षेत्र में जितना भी बोए गए क्षेत्र है उसमें 70% एरिया में
सिंचाई करने का लक्ष्य है। निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाएं, अब ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में 8 वृहद, 37 मध्यम और 2401 लघु सिंचाई, जैसे 2000 में इतना था सन 2000 में, तो वर्तमान में 8 वृहद, 37 मध्यम, 2401 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 30 नलकूप योजनाएं और 734 एनीकट स्टॉप डैम निर्मित हैं। निर्मित है मतलब बन चुका है। वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई, और ये एनीकट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8, 37, 2401 और 734, जबकि 4 वृहद, 1 मध्यम और 416 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 1 नलकूप योजना और 186 एनीकट निर्माणाधीन है। मतलब ये बन रहा है। तो ये तो बन रहा है, लेकिन कितना बन चुका है, वर्तमान में कितना है, ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वृहद निर्माणाधीन परियोजनाओं में हम देखते हैं कि कौन कौन सा परियोजनाएं जो है वो बन रहा है, निर्माणाधीन है, और इस निर्माणाधीन परियोजना में क्या क्या घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको बता देता हूँ। पहला, अरपा भैंसाझार परियोजना। तो अरपा भैंसाझार परियोजना में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये कहाँ पे है। तो यह योजना बिलासपुर जिले के अंतर्गत कोटा विधानसभा के अंतर्गत कोटा विकासखंड में ग्राम भैंसाझार के समीप अरपा नदी पर स्थित है। अरपा भैंसाझार नाम से स्पष्ट है, ग्राम में यहाँ पे लिखा हुआ है भैंसाझार और नदी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ अरपा। तो नदी का नाम अरपा, ग्राम का नाम भैंसाझार। अब योजना का जो जिला लिखा हुआ है यहाँ पे वो तो बिलासपुर लिखा हुआ है, तो आप बिलासपुर ही याद रख लीजिएगा अरपा भैंसाझार परियोजना में, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। योजना के अंतर्गत 102 ग्राम लाभान्वित होंगे। जब ये योजना बन जाएगा तो इस योजना के पूर्ण होने पर लगभग 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। अब परियोजना का जो क्षमता है वो भी पूछा जाता है। लास्ट में जितने भी योजना में पढ़ाऊंगा सबका क्षमता भी एक बार कंपेयर करके आपको याद करवा दूंगा एक टेबल में, लेकिन पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिवीजन करेंगे, ठीक है। अरपा भैंसाझार परियोजना में आपको याद रखना है ग्राम भैंसाझार, नदी अरपा, 122 ग्राम लाभान्वित, 102 ग्राम यहाँ पे है ना, 102 ग्राम लाभान्वित होंगे और 25,000 हेक्टेयर जो है इसका क्षमता है। फिर अगला है राजीव समोदा निस्दा व्यपवर्तन। इसमें आपको याद रखना है कि प्रथम चरण में 2000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुके हैं। योजना के द्वितीय चरण में 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई हेतु 70 किलोमीटर लंबाई की मुख्य नहर के निर्माण हेतु इतना करोड़ रुपए स्वीकृत है। इतना ज़्यादा डिटेल नहीं याद रखना है आपको। राजीव समोदा व्यपवर्तन में बस ये याद रखना कि प्रथम चरण में 2000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है ना, इतना बन चुका है। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रदेश के 3 योजनाओं केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना एवं मनियारी सिंचाई परियोजना को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 3 योजना छत्तीसगढ़ की आपको याद रखना है, केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना और मनियारी सिंचाई परियोजना को शामिल किया गया है। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना एक बहुउद्देशीय वृहद सिंचाई परियोजना है जो हसदेव नदी पर कोरबा जिले के बांगो ग्राम के पास स्थित है। हसदेव नदी का नाम हो गया, बांगो गांव का नाम हो गया, किस जिले में है, कोरबा जिले में स्थित है, इतना याद रखेंगे आप। परियोजना से कोरबा, जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ जिले के लगभग 923 ग्राम सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होंगे। अब इसका जो कैपेसिटी है वो है 420,580 4,20,580 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता इससे विकसित किया जाएगा, है ना। तो बस इतना याद रखना, बहुत सारा यहाँ पे जो लिखा हुआ है इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला है केलो परियोजना। केलो परियोजना में आपको क्या याद रखना है, एक तो केलो नदी पे है और रायगढ़ शहर में स्थित है ना। रायगढ़ अंबिकापुर राजमार्ग पर ग्राम दनौट में केलो नदी पर प्रस्तावित है। अगर ग्राम भी पूछ दिया जाए तो ग्राम दनौट यहाँ पे लिखा हुआ है। 22,810 हेक्टेयर खरीफ की सिंचाई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होगी बन जाने के बाद। केलो परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता जो है वो है इतना ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 22,810।
अगला है सिवरी नारायण बैराज। ये जब बन जाएगा तो 690 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। बस इतना ही याद रखिएगा, इसमें जितना भी लिखा हुआ है बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है साराडीह बैराज। महानदी पर साराडीह बैराज का जो निर्माणाधीन है 640 करोड़ रुपए इसका बजट है। इसमें से बस ये याद रखना कि 333 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा ये उपलब्ध कराएगा। इसका क्षमता जो है वो 333 हेक्टेयर है। एनीकट कार्यक्रम देखते हैं अगला। वर्तमान में संरचनाधीन है ये, है ना, इसमें थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया। संरचनाधीन 45 एनीकटों में से अप्रैल 2020 तक 28 एनीकट निर्मित है, 17 एनीकट निर्माणाधीन है। एनीकटों से स्वयं के साधन से किसानों को 4746 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। फिर अगला है नरवा कार्यक्रम। नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत सुकमा एवं कोरबा में 208 नाला स्वीकृत कराया गया है। तो सुकमा एवं कोरबा ये 2 जिला आप ध्यान रख सकते हैं। अब एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ परियोजना और क्षमता, है ना, सिंचाई क्षमता कितना इन परियोजना का है। पहला है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, तो ये कोरबा में हसदेव नदी पर है और 420 580 इस तरह से याद रखेंगे, 4,20,580 हेक्टेयर क्षमता। केलो परियोजना ये कहाँ पे है? केलो नदी पर रायगढ़ में 22,810 हेक्टेयर। सिवरी नारायण बैराज का जो क्षमता है वो 690 हेक्टेयर। साराडीह बैराज ये महानदी पर है 333 हेक्टेयर। अब अगला टॉपिक है पशुधन। राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का ये मुख्य व्यवसाय है। कृषि के अलावा पशुधन भी ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय होता है। पशु संगणना 2019 के अनुसार राज्य में 1.59 करोड़ पशुधन है और 1.87 करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षीधन है। ये दोनों आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं पशुधन और पक्षीधन का। ये तो 1.5 करोड़ है और लगभग 2 करोड़ है ना पक्षीधन। जीएसडीपी में प्रतिशत हिस्सा हम देखते हैं पशुधन का, तो प्रतिशत हिस्सा है 1.93। जीएसडीपी में प्रतिशत हिस्सा 1.93, प्रतिशत वृद्धि 11.73, इतना ही याद रखेंगे। गौवंशी एवं भैंसवंशी प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या 36 लाख है। पशुओं के उन्नत प्रजनन हेतु 22 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र राज्य में स्थापित है। बकरी की हम बात करें तो प्रदेश में 2019 में वर्ष 2019 की पशु संगणना के अनुसार 40.5 लाख बकरियां हैं और 2 नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित की गई है। अब ये जो बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र है और सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। पहला है सरोरा रायपुर, दूसरा है रामपुर या ठाठापुर, ये कबीरधाम में है। बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र है, 2 बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, आगे मैं आपको मैप में कंपेयर करके और याद करवा दूंगा, लेकिन नाम आप ध्यान रखेंगे। सरोरा रायपुर में है, रामपुर ठाठापुर कबीरधाम में है और ये दोनों क्या है? सरोरा और रामपुर क्या है? बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र है। फिर अगला है सूकर विकास। प्रदेश में 2019 की स्थिति में हम बात करें तो 5.27 लाख सूकर हैं। प्रदेश में सूकर पालन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र बनाया गया, उसी तरह सूकर पालन को बढ़ावा देने के लिए भी सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र कहाँ बनाया गया? सकालो अंबिकापुर में, परचनपाल जगदलपुर में। और इन दोनों जगह कौन से नस्ल का सूकर पालन किया जाता है, ये नस्ल का नाम भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइट यॉर्क शायर, यहाँ पे लिखा हुआ है वाइट यॉर्क शायर, है ना। दूसरा है रशियन चरमुखा। ये 2 नस्ल का आपको नाम याद रखना है। छत्तीसगढ़ में किन 2 नस्लों के सूकरों का पालन किया जाता है अगर आपको पूछ दिया जाए तो वाइट यॉर्क शायर, रशियन चरमुखा, ठीक है। अब सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र का नाम क्या है? सकालो और परचनपाल, इस जगह इन 2 नस्लों का पालन किया जाता है। इसके अलावा कुनकुरी जसपुर में एक नवीन सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित प्रगति पर है। प्रदेश में 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र भी स्थापित है। अब मैं इसको एक बार रिवीजन कर देता हूँ।
आपको कबीरधाम में रामपुर और रायपुर में सरोरा, ये 2 याद रखना है। ये क्या है? बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र। और सूकर में 3 जगह आपको याद रखना है, जगदलपुर में परचनपाल, सकालो अंबिकापुर में और जसपुर में कुनकुरी। और ये जो कुनकुरी है वो नवीन है ना, नवीन सूकर पालन प्रक्षेत्र जो स्थापना प्रगति पर है। अब ये जो 2 जगह है सकालो और परचनपाल में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र, यहाँ पे किस नस्ल का, कौन सी नस्ल के सूकरों का पालन किया जाता है? रसियन चरमुखा और वाइट यॉर्कशायर। तो मैप में एक बार रिवीजन हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। पशुधन मित्र योजना, योजना के तहत गौ सेवक या चरवाहे हो गया, गौ सेवक हो गया, जो गौ का देख रेख करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को पशुओं के टीकाकरण शिविर आयोजन में भाग लेने पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। और प्रोत्साहन राशि जो है 15 रुपये प्रति टीके या फिर प्रति बधियाकरण के आसपास दिया जाता है। आगे एक और योजना है जिसमें सेम बातें ही लिखी हुई हैं। अगला है ग्रामोत्थान योजना। पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषकों की आमदनी वृद्धि करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामोत्थान योजना किससे संबंधित है पूछा जाता है। ग्रामोत्थान योजना थोड़ा इंपॉर्टेंट, नाम में थोड़ा फोकस करिए। ग्रामोत्थान, ग्राम को उत्थान कैसे होगा, है ना? ग्राम को उत्थान कृषि में बढ़ावा करने से या फिर पशु पालन में बढ़ावा करने से होगा। तो इससे याद रख लेना, पशु नस्ल के सुधार से संबंधित एक योजना है जिसका नाम है ग्रामोत्थान। 2006-07 में ये आया। अब तक कुल 15,709 चरवाहों का पंजीयन इस योजना के तहत कराया गया है। इस योजना में ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि प्रोत्साहन राशि कितना रुपये मिलता है। तो मैंने अभी जस्ट बताया 15 रुपये प्रति कृत्रिम गर्भाधान एवं 15 रुपये प्रति बधियाकरण हेतु चरवाहों को दिया जाता है। फिर अगला टॉपिक है सुराजी गांव योजना। नरवा, गरवा, घुरवा एवं बाड़ी सेम ही है। सुराजी गांव योजना, यही सब चीज़ें हैं, याद रखिएगा। ये प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है सुराजी गांव योजना। इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर गोचर भूमि आरक्षित कर गौठान एवं चारागाह का वृहद निर्माण किया जा रहा है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है प्रदेश के गौवंशी भैंसवंशी पशुधन को गौठानों के माध्यम से एक स्थान पर छाया, शुद्ध पेयजल, सूखा एवं हरा चारा उपलब्ध कराना है, जिससे खुले में घूम रहे पशुओं के से किसानों की फसल को हो रहे नुकसान से भी बचाया जा सकता है और साथ साथ पशुओं को भी अच्छे तरीके से रखा जा सकता है, उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। 31 अक्टूबर 2020 तक कुल 6,299 गौठानों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार कुल 4,323 गौठानों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। जितने भी स्वीकृत है उसमें से 68.67% का निर्माण किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना के तहत यहाँ पे हम देखेंगे गौठानों में एकत्रित गोबर को 2 रुपये प्रति किलो की दर से विक्रय पर आय अर्जित किया जा रहा है। माह 2020 के अंत तक प्रदेश में 3,661 गौठान द्वारा लगभग 18 लाख क्विंटल गोबर विक्रय कर राशि 36.06 करोड़ अर्जित किए गए। ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने पढ़ाया है, शायद ही इतना डिटेल पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पशु उत्पाद उपलब्धता। ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। कितना दूध का उत्पादन हुआ, कितना अंडा का उत्पादन हुआ राज्य में, है ना, इस तरीके से पूछा जा सकता है। दूध का उत्पादन 1,677,000 टन, अंडा उत्पादन 20,289 लाख, मांस उत्पादन है 66,060 किलोग्राम और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 152 ग्राम। फिर अगला टॉपिक है कृषि उद्यमिता विकास योजना। इस योजना के तहत 2 दुधारू पशुओं की इकाई लागत राशि रुपये 1.4 लाख पर सामान्य प्रवर्ग के हितग्राहियों को 50% तथा अनुसूचित जाति प्रवर्ग के हितग्राहियों को 66.6% दर से अनुदान दिया जाता है। ये दुधारू गाय के हिसाब से एक राशि बना दिया गया है कि 2 दुधारू पशुओं का कीमत जो होगा वो 1.40 लाख अनुमानित है, जिसमें सामान्य मतलब जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 50% अनुदान और ST/SC को 66.6% का अनुदान प्रावधानित है, जो कि इस योजना का नाम है डेयरी उद्यमिता विकास योजना। फिर अगला टॉपिक है मत्स्य विकास। मछली उद्योग क्षेत्र का GSDP में हिस्सेदारी हम देखेंगे तो प्रतिशत हिस्सा है 2.35%।
वृद्धि 5.15% है। ये दोनों आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.909 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 1.107 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है। कुल जल क्षेत्र का 94.66% जल क्षेत्र मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर बार पूछा जाता है। तो ये जो डेटा है कुल जल क्षेत्र का 94.66%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है मत्स्य उत्पादन। कितना उत्पादन हुआ? तो यहाँ पे वर्ष 2019-20 में 5,37,889 टन उत्पादन किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.08% अधिक था। फिर अगला है मछुआ सहकारिता। राज्य में 2019-20 तक समितियों की कुल संख्या है 1595। इनमें सदस्यों की संख्या 51,712 है। उक्त समितियों को 10 वर्ष की अवधि के लिए तालाब, सिंचाई, जलाशय पट्टे पर दिए जाने का प्रावधान है। राज्य के सभी वर्ग के मछुआ सहकारी समितियों को सुचारू रूप से करने हेतु 3 वर्ष में अधिकतम 3 लाख की सहायता राशि दी जाती है। अब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है? समितियों की संख्या याद रखना, टोटल सदस्यों की संख्या इम्पोर्टेंट नहीं है। 1595 कितने अवधि के लिए? 10 वर्ष की अवधि के लिए तालाब दिया जाता है जहाँ पे वो मछली पालन कर सकते हैं, और सहायता राशि 3 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। रोजगार सृजन 2020-21 माह सितंबर 2022 तक 22.77 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया। मत्स्य कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कितने दिवस का रोजगार सृजित किया गया? माह सितंबर 2020 की स्थिति में 22.77 लाख, है ना। अगला है मत्स्य जीविकों का दुर्घटना अगर होता है तो उस पर बीमा कितना है ना। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हितग्राही मत्स्य कृषकों को 18 से 70 वर्ष जो आयु सीमा है वो 18 से 70 वर्ष तक का है। अगर इसमें दुर्घटना हो जाता है तो केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा 50-50% का अनुदान दिया जाता है। दोनों का जो शेयरिंग है वो 50-50% है। हितग्राहियों को अस्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए तथा स्थायी अपंगता और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए। ज़्यादातर जो भी दुर्घटना बीमा है सरकारी वो इसी तरीके से होता है, अस्थायी में 1 लाख या मृत्यु हो जाने पर या स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपए। फिर लास्ट टॉपिक है नील क्रांति योजना। नील क्रांति योजना में बस ये याद रखना, नील क्रांति योजना किससे संबंधित है? तो देखिए मछली जो होता है, एक तो मत्स्य पालन से ही संबंधित है, आपको याद रखना है। मछली का जो आँख है वो कौन से कलर का होता है? मछली का जो आँख है वो नीले कलर का होता है। तो इससे याद रख लेना, नील क्रांति योजना मछली से संबंधित है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। मत्स्य पालन से जुड़ने वाले सामान्य हितग्राहियों को 40% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को 60% का अनुदान दिया जाता है इस योजना के तहत। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, नील क्रांति योजना में बस ये याद रखना कि मत्स्य पालन के लिए ये योजना लाया गया। इस योजना का नाम है नील क्रांति योजना। दोस्तों तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पूरा PDF चाहिए तो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाके जैसा ऑन क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना। सिर्फ 199 रुपये में कंप्लीट सीरीज़ आपको मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे का, साथ साथ PDF भी आपको मिल जाएगा। कुछ टेबल बचा हुआ है, इस टेबल को भी मैं एक बार पढ़ा देता हूँ कि इस टेबल में क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट है देखना है। भूमि उपयोग में यहाँ पे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, कितने भौगोलिक क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में है, तो ये तो हमने देख लिया था 137.9 लिखा हुआ था। यहाँ पे उस डिटेल में लिख दिया है तो यहाँ पे 8 के आसपास आ रहा है, लेकिन 137.9 लाख हेक्टेयर आप याद रखना कुल भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें से 18 लाख के आसपास वन क्षेत्र है। तो ये थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पे शुद्ध बोया गया क्षेत्र देख लेना। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल जो है वो 46.3 लाख हेक्टेयर के आसपास है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं फसलों का उत्पादन। फसलों का उत्पादन में सिर्फ धान का देख लेना कितना है 2019-20 के हिसाब से,
12850, ये 1000 टन में है। अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ जिले में सिंचित क्षेत्रफल राज्य जिलेवार है ना, तो कौन से जिला में सबसे ज़्यादा सिंचाई हुआ, सबसे कम कहाँ पे हुआ, इस तरीके से है। संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दंतेवाड़ा में सबसे कम 0%, और यहाँ पे हम देखेंगे तो जांजगीर में सबसे ज़्यादा 82% है ना। अब यहाँ पे बहुत सारा डिटेल लिखा हुआ है, लेकिन एकदम इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप याद भी नहीं रख पाओगे। सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है, इतना ही आप देख लिया करें। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज है हमारा उसको भी लाइक कर लीजिएगा, और एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।